हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से ज़रा अलग तरह का एपिसोड पेश किया जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक एजुकेशन सेंटर में मौजूद स्टूडेंट्स के खिलाफ सुसाइड धमाके में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर इसराइल के जरिए 2 दिन पहले जेनिन में 5 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद गजा में मौजूद इस्लामिक जिहाद, जिसे जिहाद इस्लामी भी कहा जाता है, ने एक सख्त बयान जारी किया है। ऐसा लगता है कि इजराइल फिलिस्तीन टकराव एक बार फिर बढ़ सकता है। उधर सीरिया में अमरीकी फौजी लगातार तेल की चोरी कर रहे हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक अमरीकी फ़ौज सीरिया से तेल चोरी करके इराक पहुंचा रही है। दाइश आतंकवादियों के खिलाफ जंग के बहाने वहां मौजूद अमरीकी फ़ौज के जरिए अक्सर तेल और अनाज चोरी करने की खबरें आती रही हैं। उधर इराक में तुर्की की फौजी छावनी पर हमले हुए हैं। तुर्की की फौज अमेरिका के साथ तालमेल के साथ सीरिया और इराक दोनों मुल्कों में गैर कानूनी तरीके से मौजूद है। अब से पहले 5 दिनों में ईरान के IRGC ने इराकी कुर्दिस्तान में अपने दुश्मन टेररिस्ट ग्रुप्स के ठिकानों पर 3 बार बड़े हमले किए हैं। इन सभी खबरों में जो बात कॉमन है वो अमेरिका और इजराइल की साजिशें और गड़बड़ियां मौजूद हैं। उनका तरीका है कि जहां अमेरिका की पसंद की सरकार होती है वहां उसके ज़रिए अपने मकसद के फैसले कराए जाते हैं, जैसे सऊदी अरब की मिसाल इसके लिए दी जा सकती है। और जहां उनकी पसंद की सरकारें नहीं होती वहां सरकार के मुखालिफ ग्रुप्स के ज़रिए मुल्कों की तबाही का इंतज़ाम किया जाता है। सीरिया, इराक और ईरान इसकी खुली मिसाल हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 20 लोगों के मारे जाने और 35 लोगों के जख्मी होने की खबर है। काबुल से तोलो न्यूज़ ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन खालिद ज़ादरान के हवाले से शुरू में बताया था कि काज एजुकेशनल सेंटर में हुए धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई और 27 दूसरे जख्मी हो गए। खालिद ज़ादरान ने कहा कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए होने वाले इम्तहान में हिस्सा लेने के लिए PD13 के सेंटर में इकट्ठे हुए थे। धमाका सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। एक चश्मदीद गवाह और लोकल रहने वाले ने तोलो न्यूज़ को बताया है कि काज एजुकेशनल सेंटर में आज का वाक़या आत्मघाती यानी सुसाइड धमाका है। एम्बुलेंस जख्मियों को नज़दीकी अस्पतालों में ले जा रही है। किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसी दरमियान अल जज़ीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि काबुल में एजुकेशन सेंटर में आज सुबह होने वाले धमाके में 20 लोग मारे गए हैं जबकि 35 जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी। पिछले फ्राइडे को भी काबुल की वजीर अकबर खान मस्जिद के नज़दीक होने वाले टेररिस्ट हमले में 4 लोग मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे। हमले के बारे में अभी तक तालिबान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आइए अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की कुछ अहम खबरों की तरफ। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से यहूदियों के खिलाफ बढ़ते हमलों के जवाब में इसराइल के जरिए फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती फौजी कार्रवाइयों के बारे में गजा में मौजूद फिलिस्तीनी जिहाद इस्लामी मूवमेंट ने इसराइल को खुली धमकी दी है। पारस टुडे के मुताबिक जिहाद इस्लामी का कहना है कि जेनिन के शहीदों का खून बर्बाद नहीं जाएगा। जिहाद इस्लामी ने वेस्ट बैंक में मौजूद जेनिन रेफ्यूजी कैंप में इजरायली फौजियों के क्राइम्स के नतीजे में 4 फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर जोरदार रिएक्शन दिया है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिहाद इस्लामी के स्पोक्सपर्सन तारिक सलमा ने कहा है कि ज़ायोनी इजरायलियों के क्राइम्स और कब्ज़े के खिलाफ अवाम का रेजिस्टेंस मजबूती के साथ जारी है। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी शहाब के मुताबिक सलमा ने कहा कि इजरायली हुकूमत फिलिस्तीनी नेशन और उसकी ज़मीन के खिलाफ गुनाह और टेररिज्म जारी रखे हुए है और जेनिन कैंप और दूसरे कैंपों में हमारे हीरोज़ और जवानों को निशाना बना रही है। जिहाद इस्लामी के स्पोक्सपर्सन ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कभी भी हथियार ज़मीन पर रखने को कबूल नहीं करेगी और काबिज़ इजरायली सरकार के क्राइम्स का मुकाबला करते रहेंगे और अपनी तयशुदा पॉलिसी और हथियारों पर रेजिस्टेंस मजबूती से टिका रहेगा। आपको बता दूं कि 28 सितंबर वेडनेसडे को इजरायली फौजियों ने जेनिन कैंप में इसी साल अप्रैल में तेल अवीव में 3 इजरायली फौजियों को एक कैफ़े में कत्ल करने वाले राज हाजिम मरहूम के घर पर हमला करके उनके भाई समेत 4 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया था।
अब आइए आपको सीरिया की अहम खबर बताता हूं, जहां न सिर्फ अमरीकी बल्कि तुर्की की फ़ौजें भी गैर कानूनी तरीके से मौजूद हैं, बल्कि उनकी सपोर्ट से इदलिब में हज़ारों टेररिस्ट भी रखे गए हैं। इन सभी का मकसद बशार अल असद हुकूमत को गिराना रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी प्रायोरिटी बदल चुकी है, चूँकि इसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। अमरीकी फ़ौज दाइश के ख़िलाफ़ जंग करने के बहाने बिना बुलाए वहाँ पहुँची थी। सीरिया सरकार अमरीका और तुर्की की फ़ौजों की मौजूदगी को काबिज़ फ़ौज समझता है। अब ताज़ा खबर यह है कि तमाम जदीद हथियारों से लैस अमरीकी फ़ौजियों ने फिर सीरियाई तेल की चोरी की है। अब से पहले भी सीरिया से अमरीकी फ़ौजों के ज़रिए तेल और अनाज की चोरी की खबरें आती रही हैं। ईरान के पारस टुडे के एक रिपोर्टर ने आज खबर दी है कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया के लोकल सोर्सेज का कहना है कि कल थर्सडे को सीरिया के अल-यारबिया इलाके के कुओं से निकाले गए तेल को अमरीकी फ़ौजी 14 टैंकरों में भरकर इराक ले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले भी अमरीकी फ़ौजियों ने सीरिया से 85 टैंकरों में तेल इराक पहुंचाया था। सीरिया की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी अपने किराए के एजेंटों के साथ मिलकर हर दिन सीरिया से 70,000 बैरल तेल चोरी करके इराक पहुंचाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि काबिज़ अमरीकी फ़ौज का दावा है कि वो इंटरनेशनल फ़ौजी अलायंस के दायरे में टेररिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, जबकि वो कुर्द डेमोक्रेटिक फ़ोर्स मिलिशिया के साथ मिलकर सीरिया के तेल की लूटपाट करने के मकसद से सीरिया के ऑयल फील्ड्स पर कब्ज़ा किए हुए है। आइए अब आपको इराक की कुछ अहम खबरें बताता हूँ। कुछ हफ्ते पहले वहाँ मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट के महल और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। उस हंगामे में दर्जनों लोग मारे गए थे। ये हंगामे उस वक्त शुरू हुए थे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबईन यानी चेहलुम नज़दीक था। उस वक्त हालात ख़राब होते देखकर नजफ़ में मौजूद दुनिया भर में इज़्ज़त की नज़र से देखे जाने वाले मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने एक बयान जारी करके कहा था कि इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम और सफ़र के महीनों में जंग करना हराम है। उसके बाद मुक़्तदा सदर ने अपने सपोर्टर्स को ग्रीन जोन से वापस आने को कहा था। इराक में अक्टूबर 2021 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, जिसके नतीजे में मुक़्तदा सदर के अलायंस को 329 सीटों में से सबसे ज़्यादा 73 सीटें मिली थीं, लेकिन उनके साथ शरीक होकर किसी भी सियासी अलायंस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। आखिर में सरकार बनाने में नाकाम होने की वजह से मुक़्तदा सदर ने इसी साल जून में अपने सियासी अलायंस के 73 पार्लियामेंट मेंबर्स से इस्तीफ़ा दिला दिया था, जिसके बाद जुलाई में ईरान की सपोर्ट वाली समझी जाने वाली पार्टियों ने मिलकर नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मोहम्मद शिया अल सुडानी का नाम पेश कर दिया था। उसके फ़ौरन बाद ऐसा लगा कि मुक़्तदा सदर को अपने एमपीज़ के इस्तीफ़े दिलाने की गलती का एहसास हो गया। उनके सपोर्टर्स ने ग्रीन जोन में प्रोटेस्ट करके और उसके साथ साथ हंगामे करके पार्लियामेंट के इलेक्शन दोबारा कराने की मांग की। अब इमाम हुसैन का चेहलुम 16 और 17 सितंबर को होने के बाद एक बार फिर मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने इराक में हंगामे शुरू कर दिए हैं। इस्लामी कैलेंडर का सफ़र का महीना भी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। अब एक बार फिर से इराक में हालात ख़राब होने की खबर है। हालांकि अभी राजधानी बगदाद में बड़े पैमाने पर हंगामे नहीं हुए हैं। मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने वेडनेसडे रात को बसरा और ज़ीक़ार सूबों में कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराक में सदर धड़े के सपोर्टर्स साउथ इराक के बंदरगाह वाले शहर बसरा और ज़ीक़ार सूबों के गवर्नरेट की इमारत के सामने इकट्ठे होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों के बाद दरवाज़ा तोड़कर इमारत में दाखिल हो गए। इराकी सोर्सेज के मुताबिक दोनों सूबों में प्रोटेस्ट करने वाले साबिक प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस से उनकी झड़पें हुईं और बाद में वो गवर्नरेट की इमारत में दाखिल होने में कामयाब रहे। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने के बाद प्रोटेस्ट करने वाले गवर्नरेट की इमारत से निकलने पर मजबूर हो गए। इससे पहले बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में भी सदर धड़े के सपोर्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें हुई थीं।
सदर धड़े के सपोर्टर्स पार्लियामेंट की बैठक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ग्रीन जोन इलाके में जमा हुए थे और पार्लियामेंट की इमारत में फिर से घुसने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीन जोन के पास इकट्ठे होने वाले सभी प्रोटेस्ट करने वाले मुक्तदा सदर के सपोर्टर नहीं थे, बल्कि उनमें से कुछ इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के सपोर्टर थे। प्रोटेस्ट करने वाले मौजूदा पार्लियामेंट भंग करने और दोबारा इलेक्शन कराने की मांग कर रहे थे। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2021 में पार्लियामेंट इलेक्शन होने से पहले पार्लियामेंट की सीटों की दोबारा हदबंदी की गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोशिश ये थी कि ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप्स हुकूमत ना बना पाएं। इसके लिए मुक्तदा सदर के साथ पार्लियामेंट स्पीकर और सुन्नी लीडर मोहम्मद अल हलबूसी और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी मिले हुए थे। इन सभी को ईरान मुखालिफ माना जाता है। कुर्दिस्तान के लीडर्स के अमेरिका और इजराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं। मुक्तदा सदर के सऊदी अरब के रास्ते अमेरिका से ताल्लुकात बताए जाते हैं। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ी ताकत समझी जाने वाली हशद शाबी को ईरान के सपोर्ट वाले अम्ब्रेला संगठन के तौर पर समझा जाता है। इसी दरमियान इराक से एक और ख़बर है कि अमेरिका के बाद अब तुर्की के फ़ौजियों के ख़िलाफ़ भी हमले बढ़ रहे हैं। इराक में तुर्की के गैर कानूनी फ़ौजी अड्डे को एक बार फिर रॉकेटों से निशाना बनाया गया है। लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल के मुताबिक इराक के नैनवा सूबे के मौसुल इलाके के बाशिका इलाके में तुर्की के फ़ौजी अड्डे ज़लीक़ान पर रॉकेटों से हमले हुए हैं। कुछ दिन पहले भी इसी फ़ौजी अड्डे पर 4 रॉकेट दागे गए थे। रॉकेट हमलों से होने वाले मुमकिन जानी और माली नुकसान के बारे में ज़्यादा तफसील हासिल नहीं हो सकी है। इससे पहले भी इराक में तुर्की के फ़ौजी अड्डे कई बार रॉकेट हमलों का निशाना बन चुके हैं। विदेशी फ़ौजियों की गैर कानूनी मौजूदगी से नाराज़ इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने अब अमरीकी फ़ौजियों के साथ तुर्की के फ़ौजियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये हमले तुर्की की तरफ से इराक के अंदर किए गए हालिया हमलों के बाद हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान से लेकर इराक, सीरिया और फ़लस्तीन तक मुसलसल तबाही जारी है। इराक और सीरिया की तबाही में अमेरिका और इजराइल का साथ तुर्की और सऊदी अरब भी देते रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार बनने से पहले अमेरिकी नुमाइंदों ने उनके साथ क्या कुछ मामला तय किए हैं, उसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। ऐसा समझने की वजह यह है कि जिस तरह से पुरअमन तरीके से तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा करा गया था, उससे अमेरिका के साथ साफ तालमेल नज़र आ रहा था। 1 साल से ज़्यादा मुद्दत गुजरने के बावजूद वहाँ ना तो तालिबान सरकार को तस्लीम किया जा रहा है और ना ही अमन बहाल हो सका है। अब तालिबान के ख़िलाफ़ पंजशीर वैली के अफ़गानिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर अहमद मसूद और मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे लोगों को मजबूत करने के इशारे मिल रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान में अमन बहाल ना हो सके। इराक में चूँकि 2003 के बाद से ईरान का असर काफ़ी बढ़ा है और इराक अक्सर अपने फ़ैसले अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ले रहा है, इसलिए वहाँ मुक्तदा सदर के ज़रिए गड़बड़ी कराई जा रही है। जुलाई 2017 में मुक्तदा सदर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिरने के बाद इराक में होने वाली वायलेंस के मौके पर एक सऊदी मिनिस्टर ने कहा था कि 2500 सऊदी जवान इराक में जिहाद करने के लिए गए हैं, अगर वो वापस आएंगे तो मुल्क में अमन नहीं रह सकेगा। इराक के मामले में सऊदी अरब को अमेरिका से शिकायत रही है कि उसने सद्दाम हुसैन की सरकार गिराकर इराक की सरकार शिया लोगों के हाथ में दे दी है। सद्दाम हुसैन की सरकार का दावा था कि मुल्क में 51% सुन्नी और 49% शिया आबादी है, लेकिन 2003 में उसकी सरकार गिरने के बाद ये हकीकत सामने आई थी कि वहाँ 70% से ज़्यादा शिया आबादी है। इसलिए अब वहाँ ये तय किया जा चुका है कि मुल्क का प्रेसिडेंट कुर्द, प्राइम मिनिस्टर शिया और पार्लियामेंट का स्पीकर सुन्नी होगा। लेकिन इस अरेंजमेंट से अमेरिका और इजराइल को बड़ी परेशानी है, क्योंकि ईरान, इराक और सीरिया की सरकारों के ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से ईरान से इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस फोर्सेस हमास, जिहाद इस्लामी और लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद पहुंचना आसान हो गया है। यही वजह थी कि सीरिया की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्क कोशिश कर रहे थे। इस पूरे इलाके की तबाही में इन्हीं मुल्कों का हाथ रहा है। आज हमने कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट की सभी अहम खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का अलग तरह का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔